तो हाँ, जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, ম্যাম বলছি ওই আউটপুট গুলো ওগুলো তো আমাদের লায়াবিলিটি, আর ইনপুট গুলো আমাদের অ্যাসেটস। ইনপুট গুলো, হ্যাঁ আউটপুট গুলো লাইবিলিটি, ইনপুট গুলো অ্যাসেট। হ্যাঁ, তো ওগুলো থেকে মানে ওটা ক্যালকুলেশন করে যেটা আসবে। তো ওভারঅল করে দেবো বলছো? ওভারঅল তো অ্যাডজাস্ট করলে তুমি কি নামটা লিখবে সেটা বুঝতে পারবে না। মানে তুমি বলছো 16,000 আর 6,000 এইভাবে বলছো? এই না, 16,000 6,000 না, এটা 20, আর এখানে কত হচ্ছে? 16 ওটা আর 22 6 কত? হচ্ছে। 22। তাহলে ম্যাম হিসেব 22 মতো হচ্ছে। কত আসার কথা? আর নেট করে 2,000 আসার কথা। এটা আনসারটা ঠিকই আছে, 2,000ই হ্যাঁ আসবে। কিন্তু 2,000টা আমরা লিখবো কি, ম্যাম আউটপুট ওটা না ইনপুট? ওটা আউটপুট লিখবো, কেন লায়াবিলিটি আউটপুট আমাদের বেশি আছে। হ্যাঁ আউটপুট লিখবো, কিন্তু নামটা কি লিখবো? আইজিএসটি না সিজিএসটি না এসজিএসটি? আচ্ছা ম্যাম ওটা তো সিজিএসটি, এটা আইজিএসটি লিখবো, কেননা সিজিএসটি এসজিএসটি তো ওটা থেকে एडजस्ट হচ্ছে। হ্যাঁ অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে। हाँ, ठीक है, वैसे भी कर सकते, चलो कर लो, कोई बात नहीं, वो भी ठीक है। चलो तो सही है, वैसे भी हम लोग कर सकते, इतना नहीं भी लिखे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर लिख दो कितना आएगा आउटपुट आईजीएसटी 2,000। ठीक है, अब इसका टोटल लगा लो, दोनों साइड मैच हो जाना चाहिए। ম্যাম এটা আসছে 9,94,000। 9,94,000, तो 9,94,000। আর এদিকেরটাও দেখুন। ম্যাম এটাও সেম আসছে 9,94,000। ठीक है, 9,94,000। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। तो देखो इसको, बट वर्किंग नोट में इसको दिखाओगे कैसे? अगर हम लोग इस तरीके से नहीं दिखाना चाहते तो भी चलेगा। और एक तरीका है, देखो जैसे इन्होंने कर रखा है, हम लोग वैसे भी दिखा सकते हैं। अगर इतना बड़ा नहीं दिखाना चाहते तो ऐसे करके दिखा सकते हो। देखो ये आसान हो जाएगा। अगर हम लोग ऐसे लिखे कि आउटपुट, ठीक है, आउटपुट जीएसटी एक साइड लिख लेते हैं, और इधर लिख लेते हैं इनपुट जीएसटी। ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है उसको एक बार लिख लेते हैं। तो आईजीएसटी, ठीक है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो दोनों हमें गिवन है। तो ये है 6,000, ये देखो दिया हुआ है आउटपुट में, ये देखो 6,000 8,000 8,000, तो ये मैंने लिख लिया 8,000, और ये मैंने लिख लिया 8,000। और इनपुट मेरा आईजीएसटी नहीं है इस बार, इनपुट में मेरा सीजीएसटी एसजीएसटी 10,000 है। ठीक है, 10,000 10,000, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है। अब अगर अब मुझे इसको एडजस्ट करना है, तो आउटपुट यहाँ पर आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी, ठीक है। और मेरा अमाउंट जो है आउटपुट का वो कुछ इस तरीके से है, 6,000 8,000 8,000, 6,000 8,000 8,000, ये टेबल देख के ही लिखा। ठीक है, अब कैसे करके आईटीसी मिलेगा, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे मिलेगा? तो तीनों से ही एडजस्ट होता है, लेकिन कौन किसके साथ होता है उसका रूल्स रहता है। तो यहाँ पर अगर 6,000 मेरा आईजीएसटी है, ठीक है, तो मेरा आईजीएसटी का देखो कोई इनपुट नहीं है। ठीक है, सो इनपुट नहीं है, तो आईजीएसटी आईजीएसटी के साथ एडजस्ट होता है, अदरवाइज वो सीजीएसटी एसजीएसटी के साथ एडजस्ट होगा, ऐसा रूल्स होता है। ठीक है, और सीजीएसटी सीजीएसटी के साथ एडजस्ट होगा। तो पहले जो हो जा रहा है उसको कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो ये 8,000, यहाँ पर ये जो सीजीएसटी है ये हम लोग का 8,000 है, यहाँ 10,000 है, तो ये सीजीएसटी सीजीएसटी के साथ एडजस्ट होने के बाद 2,000 पड़ा हुआ रहेगा, क्योंकि इसमें 10,000 था। और एसजीएसटी का भी सेम कंडीशन होगा। देखो एसजीएसटी अपना एडजस्ट हो जाएगा, कितना 8,000 एडजस्ट होगा, उसके बाद 2,000 पड़ा हुआ रहेगा। वो 2,000 से क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर आईजीएसटी का एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो ये जो 2,000 पड़ा हुआ रहा, यहाँ पर 8,000 एडजस्ट हो गया। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो सीजीएसटी 8,000 है, ठीक है, 10,000 एडजस्ट, मतलब 8,000 एडजस्ट होने के बाद अभी भी 2,000 पड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इस कॉलम में नहीं लिख के कैसे प्रेजेंट करें, ऐसे लिख सकते हैं, ये इतना एडजस्ट हो गया। ठीक है, 8,000 एडजस्ट हो गया सीजीएसटी। अच्छा, और
बाकी यहाँ पर जो 2000 बचा वो हम लोग आईजीएसटी से एडजस्ट कर देते हैं, क्योंकि इसमें तो 10,000 था, 8,000 यहाँ एडजस्ट हुआ, 2000 वहां हो गया। इसमें भी सेम करते हैं, एसजीएसटी 8,000 एडजस्ट हो जाएगा और बाकी जो 2000 बचेगा यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। तो दो दो 4,000 एडजस्ट होने के बाद 6,000 के साथ अभी भी हमारा कितना पड़ा हुआ रहेगा, 2000 पड़ा हुआ रहेगा। और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये लाइबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो मेरा 6,000 का लाइबिलिटी था, उसमें से 4,000 का ही एडजस्ट, तो फिर मेरा 2000 पड़ा हुआ रहेगा। ऐसे करके हम लोग लिख सकते। तो इलास्ट्रेशन 11 देखते हैं, चलिए। यहाँ पर बैलेंस शीट दिया हुआ है, करने क्या बोला है, ओपनिंग एंट्री जर्नल एंट्री करने बोला है मिस्टर पोपटलाल का, ठीक है। तो ओपनिंग जर्नल एंट्री करने बोला है, तो ये बैलेंस शीट है। तो ओपनिंग करने का मतलब है वो एसेट और लाइबिलिटी को ओपन करना। तो एसेट ओपन होगा तो डेबिट होगा, लाइबिलिटी ओपन होगा तो क्रेडिट होगा। तो सारे एसेट्स डेबिट टू लाइबिलिटी हो जाएगा, और बैलेंस शीट है तो दोनों साइड टैली हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख देते हैं, फिक्स्ड एसेट डेबिट, इन्वेंट्रीज है, ठीक है, इन्वेंट्रीज अकाउंट डेबिट, और क्या है, 1,25,600, 2,06,400, ट्रेड रिसीवेबल, $1,25,600, 2,06,400, 1,88,000, और कैश है 36,200। ये देख लो, 36,200, 1,88,8 ये वाला लिखा है, क्योंकि प्रोविजन को अलग से लिखेंगे, ठीक है, इसीलिए कैश हो गया 36,200 टू बीओडी, 1,46,000 टू ट्रेड पेबल, टू प्रोविजन, टू कैपिटल, ठीक है। तो प्रोविजन तो यहां से लिखेंगे 6,200, बीओडी भी लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पर ट्रेड पेबल 164, 2,40,000 का कैपिटल, ठीक है। अब ये दोनों साइड जो है मैच हो जाएगा, क्योंकि बैलेंस शीट है ना, जितना एसेट उतना लाइबिलिटी मैच हो जाएगा। तो ये हो गया इलास्ट्रेशन 12। देखते हैं, इसमें ये क्वेश्चन दिया है और हमें बोला है प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट आफ्टर मेकिंग प्रोविजन फॉर द फॉलोइंग। तो ये इतने सारे एडजस्टमेंट दे रखे हैं, ठीक है, बस इतना ही है। तो पहले एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं, किन चीजों के बारे में एडजस्टमेंट दे रखा है। सबसे पहले बोला है कि डेप्रिसिएशन लगाना है, बिल्डिंग पे 5%, फर्नीचर पे 10%, वन स्टील टेबल परचेज वाई ड्यूरिंग द ईयर 14,000 was sold for some price but the sale proceeds were wrongly credited to sales account। तो हम लोगों ने टेबल बेचा है बट उसको हम लोगों ने सेल अकाउंट में दिखा दिया, ठीक है। तो इसको मुझे सही करना पड़ेगा। तो इसका सही क्या होगा बता सकते हो? देखो, सेल करके जो मिलता है वो तो मेरा बिजनेस का, गुड्स बेचने से उसे सेल लिखते हैं। क्या हम फर्नीचर का बिजनेस करते? जरूर नहीं करते होंगे। अगर करते होंगे तो मुझे बता दिया जाता। नॉर्मली अगर कोई कुछ नहीं बोलेगा क्वेश्चन में कि हम लोग फर्नीचर बेचते हैं कि नहीं बेचते, देन ऑलवेज एज्यूम कि नहीं बेचते हैं। तो ये हमारा फिक्स्ड एसेट था बिजनेस का, हो गया होगा खराब पुराना, तो हम लोगों ने बेच दिया। तो ये फर्नीचर बेचने से ये सेल में तो नहीं जाना चाहिए। तो अगर हम लोगों ने सेल में लिख दिया है तो सेल को कैसे ठीक करेंगे? ম্যাম সেল মানে সেলকে কম দেখাতে হবে, সেলস বেশি দেখিয়ে দিয়ে মাইনাস করতে হবে ওটা থেকে। हाँ, लेकिन हमेशा एडजस्टमेंट तो दो जगह पे होता है, तो सेल से लेस होगा। और कहाँ दिखाएंगे? সেলস কমবে মানে, আর যেটা মানে সেলস যার কমবে, এটা ঠিক হয়েছে, কিন্তু আরেকটা মানে সেলস কমবে মানে তো ক্রেডিট এন্ট্রিটা হয়ে গেল, এবারে ডেবিটে কি যাবে বলো? ম্যাম ডেবিটে আরেকটা আসবে অ্যাসেটস এর দিকে, মানে যে ফার্নিচারটা বা ফিক্সারটা ওটার সাথে অ্যাড হবে ওই অ্যামাউন্টটা। না, অ্যাসেট তো চলে যাচ্ছে, তাহলে তো অ্যাড হবে না, না। আমি যদি বিক্রি করি তাহলে তো অ্যাড হচ্ছে না। বুঝতে পারলে আমার কথাটা? আমি তো অ্যাসেটটা বিক্রি করে দিচ্ছি না, তাহলে তো আমার অ্যাড হবে না, লেস হবে তো।
স্টিল টেবিলের স্টিল টেবিলটা যেখানে অ্যাডেড আছে সেখান থেকে লেস হবে না, স্টিল টেবিলটা তো চলে যাচ্ছে, তাহলে অ্যাসেট কম করে দেখাতে হবে না। হ্যাঁ ऐड तब होता है ना जब हम लोग परचेज करते हैं, जब मैंने बेचा है तो मेरा जो फर्नीचर फिक्सचर या जहां पर भी ये स्टील टेबल इंक्लूडेड होगा वहां से एक्सक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने इसको बेचते टाइम सेल, तो एक्चुअली बोलो तो अगर मैंने इसे सेल माना है तो मैंने क्या एंट्री कर दिया होगा, जब बेचा मैंने इस स्टील टेबल को तो मैंने क्या एंट्री किया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि सेम प्राइस मतलब पैसे से बेचा है, टू क्या लिखा होगा बोलो तो सेल, है ना। लेकिन चाहिए था बैंक टू स्टील टेबल, क्या ये नहीं लिखना चाहिए था। फिक्स्ड एसेट का तो नाम लिखा जाता है ना, फिक्स्ड एसेट लिखा जाता है, फिक्स्ड एसेट आने से डेबिट जाने से क्रेडिट, तो फिक्स्ड एसेट का नाम था स्टील टेबल तो मैंने वो लिख दिया। अब मुझे एक चीज बोलो, तो मेरा करेक्ट एंट्री रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगा, ये करेक्ट एंट्री है ये रॉन्ग एंट्री है, सॉरी हाँ ये रॉन्ग एंट्री है, तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या होना चाहिए, तो बैंक डेबिट है तो ये ठीक है, तो मेरा रेक्टिफिकेशन क्या होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, सेल्स को डेबिट, इसीलिए बोल रहे हो कि सेल से लेस कर देंगे, और स्टील टेबल को भी क्रेडिट करेंगे, तो स्टील टेबल को लेस करना पड़ेगा जहां पर ये स्टील टेबल का अमाउंट इंक्लूडेड है। अब कहाँ इंक्लूडेड है वो तो देखो क्वेश्चन पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, हो सकता है फर्नीचर फिक्सचर में इंक्लूडेड है, क्या नाम है वो देखने से पता चलेगा, तो ये ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तो ये एंट्री के हिसाब से ट्रीटमेंट बताया तुमने, जैसे कि सेल्स लेस करना है सेल से और स्टील टेबल को लेस करना है, ठीक है, ये होता है, समझ में आ गया। हाँ मैम। अब बोला है ऑफिस इक्विपमेंट 15% से मुझे डिप्रिशिएट करना है, फिर बोल रहा है परचेज ऑफ टाइपराइटर ड्यूरिंग द ईयर वाज हैज बीन रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, तो इसका इसको कैसे ठीक करोगे, फिर से एक गलती किया है, टाइपराइटर परचेज किया बट उसको परचेज बोल के दिखा दिया, तो क्या करना पड़ेगा, टाइपराइटर तो एसेट होता है ना, फिक्स्ड एसेट। হ্যাঁ ম্যাম, ওটা পারচেসে দেখিয়েছি, মানে পারচেস থেকে ওটা লেস করতে হবে, আর টাইপরাইটারে ওটা অ্যাড করতে হবে। টাইপরাইটারটাকে ফিক্সড অ্যাসেটে অ্যাড করতে হবে, মানে হ্যাঁ টাইপরাইটার যদি আগে থেকেও থাকে তাহলে সেখানে অ্যাড হবে, अदरवाइज যেখানে ফিক্সড অ্যাসেট আছে ওখানে অ্যাড হবে। तो इसका एंट्री देखो, एंट्री के हिसाब से अगर चले तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कर दिया है परचेज टू बैंक, ठीक है, जबकि होना चाहिए था टाइपराइटर टू बैंक, ठीक है। अब इसको सही करोगे तो क्या करोगे, टाइपराइटर को डेबिट कर दोगे टू परचेज कर दोगे, तो वही बोल रहे हो कि परचेज को कम कर दोगे टाइपराइटर को बढ़ा दोगे, मतलब फिक्स्ड एसेट में टाइपराइटर ऐड कर दोगे, तो एंट्री के हिसाब से चले तो ऐसे होगा, ये एंट्री भी पता होना चाहिए इसीलिए क्योंकि जब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करोगे तो वहां पर तो ये सब चीजें हमें करना पड़ेगा। तो ये सब एडजस्टमेंट मोटर कार पे डेप्रिशिएशन लगेगा, और जितने भी डेप्रिशिएशन लगने वाले वो सारे रेस्पेक्टिव एसेट से लेस होंगे और जाके पीएल में ऐड होंगे, मतलब पीएल में एक्सपेंस मतलब डेबिट साइड में दिखाएंगे। फिर बोला है वैल्यू ऑफ स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक मेरा दो जगह पे चला जाएगा, एक तो बैलेंस शीट में, एक मेरा जो है ट्रेडिंग में। 2 मंथ्स रेंट ऑफ और गोडाउन इज आउटस्टैंडिंग, बोल रहा है कि रेंट 2 महीने का आउटस्टैंडिंग रखा है, तो ये आउटस्टैंडिंग रखना लाइबिलिटी है, खर्चा, एक तो करेंट लाइबिलिटी में जाएगा, अमाउंट पता नहीं हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, और दूसरा जो है हम लोग का पीएल में एक्सपेंस बोल के रिकॉर्ड होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ इज पेबल एट 12% पर एनम, दिस लोन वाज टेकन ऑन 1/5/2021, तो जो लोन लिया गया है विश्वनाथ से वो 12% पर एनम इंटरेस्ट बेसिस पे लिया गया, लोन लिया गया था 5 मई को, ठीक है। तो इंटरेस्ट का डेटा यहाँ बोला है, तो इसका मतलब अगर हम लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिया है तो हमें पे करना पड़ेगा और इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर हम लोगों ने 1 मई को लोन लिया है तो इस साल कितने दिन का इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा, ईयर एंड 31 मार्च को, 8 মাসে। 8, तो मई जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नवंबर डिसेम्बर जैन फेब मार्च, 8 হচ্ছে না 9 10 11 চলছে হ্যাঁ ম্যাম, ইয়ার এন্ডেড 31 মার্চে। হ্যাঁ মার্চই হবে মনে হচ্ছে, এখানে দেওয়া থাকে মার্চই নর্মালি, আমি সেজন্যই মার্চ বলে দিলাম, তবু দেখে নিচ্ছে, হ্যাঁ মার্চ, হ্যাঁ তাহলে ম্যাম মার্চ হলে বেশি হবে। 11
11 मंथ्स, 11 हाँ मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट इज टू बी, मतलब देखो अब ये इंटरेस्ट का बात यहाँ दिया है तो इसका मतलब कंफर्म है कि ये ट्रायल बैलेंस में नहीं होगा, तो इसका मतलब इंटरेस्ट हमें देना है विश्वनाथ को, बट हम लोगों ने नहीं दिया होगा, तो ये आउटस्टैंडिंग बोल के दिखाना पड़ेगा लाइबिलिटी साइड में, करेंट लाइबिलिटी में, और एक्सपेंस बोल के हम लोग पीएल में दिखाएंगे क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर का खर्चा है। फिर बोला है प्रोविजन फॉर बैड डेट मेंटेन करना है डेटर पे 5%, तो पीएल में भी जाएगा, डेटर से कम हो जाएगा। लास्ट बोला है इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूडेड 40,000 पेड टुवर्ड्स प्रोप्राइटर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड द बैलेंस ऑफ इंश्योरेंस चार्ज कवर द पीरियड फ्रॉम 1/4/21 टू 30th जून 2022। तो पहला बात है, ये तो हम बताएंगे लास्ट वाला ये क्या होगा। पहले ये बताओ कि अगर प्रोप्राइटर का 40,000 इंश्योरेंस के खर्चे में इंक्लूडेड है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। प्रोप्राइटर मतलब जिसका बिजनेस का डेटा हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो प्रोप्राइटर का कोई भी खर्चा तो पर्सनल खर्चा होता है, तो पर्सनल खर्चा क्या होता है, ड्राइंग्स माना जाता है। ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट कहाँ होना चाहिए। ম্যাম ড্রয়িংস তো ট্রেডিং ক্যাপিটাল থেকে লেস হবে। कैपिटल थे के लिए सब। तो हम लोगों ने ये इंश्योरेंस में इंक्लूड कर दिया है, मतलब बिजनेस का खर्चा दिखा दिया, इंश्योरेंस में दिखाया मतलब पीएल में दिखा दिया। पीएल में तो बिजनेस का खर्चा होता है, ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, ये उसका पर्सनल खर्चा था, तो वो अपने कैपिटल से निकाले, ठीक है। तो इसीलिए ये 40,000 जो है वो हम लोगों ने अगर पीएल में दिखा रखा है, जो कि दिखा रखा है, तो हमें पीएल से उसे हटाना पड़ेगा, ठीक है, और कैपिटल से लेस करना पड़ेगा। तो उसके बाद देखो एक्चुअली इंश्योरेंस प्रीमियम पे जो पर्सनल खर्चा है तो उसका एंट्री होना चाहिए ड्राइंग्स टू कैपिटल, बट हम लोगों ने क्या कर दिया है, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक कर दिया है, ठीक है। तो हमें ड्राइंग्स को डेबिट करना पड़ेगा और इंश्योरेंस प्रीमियम को क्रेडिट करना पड़ेगा, मतलब इंश्योरेंस का खर्चा हमें कम कर देना है और ड्राइंग्स बोल के कैपिटल से लेस कर देना है। और बोला है कि बैलेंस जो इंश्योरेंस का खर्चा है वो बोल रहा है 1/4/21 से लेके 30th ऑफ जून 22 तक का कवरेज दे रहा है, मतलब इसके बाद जो बैलेंस दिख रहा है खर्चा हम लोगों ने पे किया वो हम लोगों ने इतने दिन का पे किया है, लेकिन हमें पता है कि हमारा फाइनल अकाउंट्स एक 12 मंथ्स का होता है, ठीक है। तो 1/4/21 से लेके ईयर एंड होता है 31st March 2022। इसका मतलब ये पीरियड के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया है, प्रीपेड कर दिया है, क्योंकि मैंने जून तक का खर्चा पे कर रखा है जबकि मुझे मार्च तक का दिखाना चाहिए। तो इसका मतलब जितना एक्स्ट्रा है वो हम लोग माइनस कर देंगे, तो कितना एक्स्ट्रा है मार्च के बाद। ম্যাম 3 মাসের। तो 3 मंथ्स का मुझे प्रीपेड बोल के उसे ठीक कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब एडजस्टमेंट मुझे करना पड़ेगा, तो प्रीपेड मेरा बैलेंस शीट में भी जाएगा और लेस हो जाएगा पीएल से। तो अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं करना। तो यहाँ पर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ मिस्टर विश्व ने, क्या नाम है, गावस्कर आई थिंक, हाँ, श्री गावस्कर। तो इन द बुक्स ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एज ऑन 31st of March 2020। बैलेंस शीट के लिए भी काफी जगह चाहिए, ठीक है। अब जो भी वर्किंग नोट जरूरत होगा हम लोग यहाँ पर करें। तो सबसे पहले कैश इन हैंड कैश एट बैंक बैलेंस शीट में चला जाए, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड 26,000 14,000, कैश इन हैंड 14,000, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर 8,60,000,
यहाँ पर लिखते हैं सन्ड्री डेटर, इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसमें प्रोविजन क्रिएट करने के लिए बोला था। 8,60,000 लेस प्रोविजन, एक लाइन जगह चाहिए तो इसलिए मैंने लिख दिया ताकि जगह समझ में आ जाए कितना चाहिए उनको। स्टॉक ओपनिंग 6,20,000, डेट देख के पता चल रहा है। ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक 6,20,000। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक के बाद है फर्नीचर फिक्सचर 2,14,000। अब इसमें एक एडजस्टमेंट भी होगा। देखो वो जो स्टील टेबल है ना, तो वो फर्नीचर हो गया, तो वो फर्नीचर फिक्सचर से ही एडजस्ट होगा। अगर अगर अलग से हमें कोई और जो है दिया हुआ नहीं है डेटा, ठीक है, मतलब फर्नीचर ही हुआ ना वो स्टील टेबल, तो इसी से एडजस्ट हो जाएगा। तो फर्नीचर फिक्सचर 2,14,000। यहाँ पर हमें दो लाइन चाहिए, एक तो रॉन्ग एडजस्टमेंट को सही करने के लिए, दूसरा डिप्रिशिएशन चार्ज होने के लिए, ठीक है। अच्छा, फिर ऑफिस फर्नीचर और फिक्सचर के बाद क्या है? ऑफिस इक्विपमेंट 1,60,000, इस पे डेप्रिशिएशन चार्ज होगा बोला है, तो ऑफिस इक्विपमेंट 1,60,000। यहाँ पर भी, यहाँ फिर टाइपराइटर आ जाएगा क्योंकि टाइपराइटर एक इक्विपमेंट है, तो उसका एडजस्टमेंट हो जाएगा टाइपराइटर का, और लेस हो जाएगा डेप्रिशिएशन, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट के बाद आ रहा है बिल्डिंग 6 लाख। अच्छा, बिल्डिंग, ये भी इनर कॉलम में लिखेंगे, इसमें भी हमें डेप्रिशिएशन बोला है, तो लेस डेप्रिशिएशन। मोटर कार, इसमें भी डेप्रिशिएशन बोला है, तो मोटर कार मोटर कार है 2 लाख, और इस पे लगेगा डेप्रिशिएशन, तो उसके लिए मैंने जगह रख दी। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं सन्ड्री क्रेडिटर 4,30,000, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था। सन्ड्री क्रेडिटर, तो डेटर के अगेंस्ट में लिख देते हैं सन्ड्री क्रेडिटर 4,30,000। अच्छा, सन्ड्री क्रेडिटर के बाद है लोन फ्रॉम विश्वनाथ 3 लाख, तो ये भी मेरा लाइबिलिटी में आ जाएगा, लोन फ्रॉम विश्वनाथ। प्रोविजन फॉर बैड डेट, तो ये हम लोग जो है ओल्ड प्रोविजन है, तो ये हम लोग एडजस्ट कर लेंगे पीएल में जब लिखेंगे, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट, तो ये एकदम एंड के साइड में लिखते हैं, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। न्यू कितना क्रिएट करना पड़ेगा, और ओल्ड ऑलरेडी है 30,000, तो एडजस्ट करने के बाद जितना आएगा उतना हम लोग आउटर कॉलम में लिख देंगे। परचेज 14 लाख, परचेज रिटर्न 26,000, तो परचेज और परचेज रिटर्न, और परचेज में एक एडजस्टमेंट भी होगा वो टाइपराइटर वाला, तो टू परचेज 14 लाख लेस परचेज रिटर्न 26,000, सेल्स 23 लाख, सेल्स रिटर्न 42,000, तो सेल्स 23 लाख, सेल्स रिटर्न, इसमें एडजस्टमेंट भी होगा, वो स्टील टेबल बेचा था यहाँ लिख दिया था गलती से, तो उसको भी ठीक करना पड़ेगा। तो ये हो गया सैलरी 1,10,000, तो सैलरी में तो कुछ आउटस्टैंडिंग कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो सैलरी हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो टू सैलरीज 1,10,000। रेंट, रेंट में
रेंट शायद कुछ मंथ का हमारा बाकी था, तो रेंट में एडजस्टमेंट होगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं टू रेंट 55,000 और एक लाइन बाकी रख लेंगे, यहाँ पर एडजस्टमेंट होगा। अच्छा, रेंट के बाद है इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ। अच्छा, ये दिया हुआ है, फिर भी हमें कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कम ज्यादा कुछ है कि नहीं, तो एक लाइन गैप रख के टू इंटरेस्ट ऑन लोन 27,000, इसमें भी एडजस्टमेंट देखना पड़ेगा, एक लाइन का जगह रख दिया मैंने। अच्छा, फिर बोला है रेट्स एंड टैक्सेस, ये डायरेक्टली पुट हो जाएगा 21,000, डिस्काउंट 24,000। टू डिस्काउंट अलाउड 24,000, डिस्काउंट रिसिप्ट फ्रॉम क्रेडिटर 16,000। अच्छा, तो इधर आ जाएगा बाय डिस्काउंट रिसिप्ट। फ्रेट ऑन परचेज 12,000, ट्रेडिंग में जाएगा, टू फ्रेट ऑन परचेज 12,000। अच्छा, फिर नेक्स्ट आ रहा है फ्रेट ऑन परचेज कैरेज आउटवर्ड 20,000, तो ये पीएल में आएगा, टू कैरेज आउटवर्ड 20,000। ड्रॉइंग्स 1,20,000 कैपिटल से लेस होगा, तो कैपिटल यहाँ लेस ड्रॉइंग्स 1,20,000। ड्रॉइंग्स के बाद आ रहा है प्रिंटिंग स्टेशनरी इलेक्ट्रिसिटी 18 और 22, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एंड इलेक्ट्रिसिटी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टू इलेक्ट्रिसिटी 18,000 22,000। इंश्योरेंस, इसमें एडजस्टमेंट होगा 55,000। जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस 30,000। जनरल ऑफिस एक्सपेंस 30,000। फिर बैड डेट 20, बैंक चार्ज 16, टू बैंक चार्ज 16, बैड डेट हो गया, बैंक चार्ज हो गया। मोटर कार एक्सपेंसेस 36,000, टू मोटर कार एक्सपेंस 36,000। अच्छा, कैपिटल 16,20,000। ম্যাম ম্যাম মোটর কার এক্সপেন্সেস ওটা কি মানে পিএল এ দেখাবো নাকি ওটা তো আমাদের মানে অ্যাসেটস এর কোনো একটা এক্সপেন্সেস, তো অ্যাসেটস এর এক্সপেন্সেস তো অ্যাসেটসেই তো দেখাই, ওটা তো অ্যাসেটের অফিসের। এক্সপেন্স কেন অ্যাসেটে দেখাবো? যদি তোমার বাড়িতে একটা এসি আছে, তুমি এসিটাকে ঠিক করিয়েছো, তাতে কোনো খরচা হয়েছে, তাহলে তুমি কোথায় দেখাবে বলো? মোটর কার ছিল, মোটর কারের খরচা, তো মোটর কারের খরচা এটা তো তোমার রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার, এই খরচাটা কি ক্যাপিটাল নেচারের যদি হয় তাহলে তুমি দেখাতে যে এই খরচাটা করে তোমার 1 বছরের বেশি বেনিফিট পাবে, এটা একটা ক্যাপিটাল নেচারের খরচা, তবে তুমি মোটর কারের সাথে অ্যাড করতে।
এটা আমাকে তো কিছু বলেনি। আমার একটা গাড়ি আছে, গাড়ির কোনো খরচা হয়েছে, গাড়িটাকে কিছু রিপেয়ার করিয়েছে, যেমন রিপেয়ার মেনটেনেন্স কিছু যদি বলে না, এখানে তো ওই রকমই হলো। তো রিপেয়ার মেনটেনেন্স ফর মোটর কার যদি থাকে, তাহলে সেটা কি আমার পিএল এ আসবে না ব্যালেন্স শিটে আসবে? ব্যালেন্স শিটে তখন আসে না যদি ওটা আমার ক্যাপিটাল নেচারের খরচা হয়। গাড়ি আচ্ছা, হলেই যে এখানে আসবে, তার ধরো বললো রিপেয়ার্স টু ফার্নিচার ফিক্সচার, তাহলে তুমি কোথায় দেখাবে? পিএলএ। হ্যাঁ, তো সেরকম। কিন্তু যদি এটা বলে কি রিপেয়ার যেটা করেছি ফার্নিচার ফিক্সচারে, তার বেনিফিট আমার 1 বছরের বেশি পাবো, বা এরকম কোনো কোয়েশ্চেনে হিন্টস থাকে, তাহলে ওটা ফার্নিচার ফিক্সচারের সাথে অ্যাড হবে, নাহলে হবে না। বুঝতে পারছো? হ্যাঁ ম্যাম, ঠিক আছে। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ये सब करते हैं। डेप्रिसिएशन बोला है बिल्डिंग। अच्छा, ये डेप्रिसिएशन लिखने का ना मेरे पास जगह नहीं बचा ये पीएल में, तो हम क्या करेंगे ना, ये नीचे वर्किंग नोट में सारा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको एक बार में लिख देंगे। अलग अलग भी लिख सकते हैं, क्योंकि मेरे वहां पर जगह कम बचा, तो हम एक साथ उसे लिख देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर टोटल डेप्रिसिएशन एक ही बार में कैलकुलेट करके और दिखा देंगे। तो डेप्रिसिएशन ऑन क्या क्या चीजों पे डेप्रिसिएशन है, मुझे जितना याद आ रहा है, बिल्डिंग पे है, फर्नीचर फिक्सचर पे है, और टाइपराइटर पे जाएगा, क्योंकि वो भी हमारा एसेट है, और मोटर कार पे जाएगा। डेप्रिसिएशन और मोटर का, ठीक है। हम ऐसा इसीलिए करें क्योंकि मेरे पास जगह नहीं, वहां पर तुम टोटल में लिख देंगे। तो बिल्डिंग पे 5%, ठीक है। तो बिल्डिंग कितने का है? बिल्डिंग है 6 लाख। 6 लाख पे एट द रेट ऑफ 5%, तो कितना हो जाएगा? 30,000, ठीक है। तो 30,000, ये 6 लाख माइनस 30, इसको एक बार में निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा मेरा 5,70,000। तो हम ये 6 लाख इंटू 5%, अच्छा चलो लिख लेते हैं, 6 लाख इंटू 5%, तो ये हो जाएगा मेरा डेप्रिसिएशन 30,000। फिर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर फिक्सचर निकालेंगे, तो यहाँ पर फर्नीचर फिक्सचर पे 10%। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है। लेकिन मुझे देखना पड़ेगा इसका वैल्यू में क्या चेंजेस आएगा, उसके बाद ही हम डेप्रिसिएशन लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने एक फर्नीचर बेच दिया है जो कि मेरा एक स्टील टेबल था, तो वो बेच दिया है, तो उसका एडजस्टमेंट करने के बाद बचे हुए एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे ना। तो स्टील टेबल था 14,000 पे, 14,000 बस सोल्ड फॉर द सेम प्राइस। अच्छा, तो जो 14,000 का टेबल था 14,000 में ही बेच दिया, तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट से 14,000 ही माइनस होगा, क्योंकि उसका बुक्स वैल्यू जो है वो 14,000 था। तो सेल ऑफ स्टील टेबल, ठीक है। तो मैंने एक 14,000 का टेबल बेच दिया, तो अभी मेरे पास फर्नीचर सिर्फ 2 लाख का पड़ा हुआ है। तो अब 2 लाख पे मुझे 10% यानी 20,000 का डिप्रिसिएशन लगाने को मिलेगा, तो यहाँ पर 1,80,000 आ जाएगा। तो डिप्रिसिएशन 20,000 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और दो जगह पे एडजस्टमेंट होगा, तो देखो पीएल के लिए तो हम यहाँ रेडी कर ही रहे हैं, इसको लिख देंगे, ठीक है। लेकिन ये जो सेल ऑफ स्टील टेबल लिखा है, इसका एडजस्टमेंट एक और जगह पे भी होगा, यहाँ पर लिखेंगे सेल ऑफ टेबल रॉन्गली एडेड। एक साथ नहीं करेंगे तो छूट जाएगा, ठीक है, फिर ढूंढते रहना पड़ेगा। रॉन्गली क्रेडिटेड, गलती से यहाँ क्रेडिट कर दिया है 14,000, तो ये एडजस्ट होकर जितना आएगा। तो देखो सभी एडजस्टमेंट 2 बार हो रहा है, डेप्रिसिएशन दो दो जगह पे तो लगाते जा ही रहे हैं, और स्टील टेबल का एक ही एडजस्टमेंट आया था वो कर दिया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ऑफिस इक्विपमेंट जो है उस पे 15% डेप्रिसिएशन लगेगा, लेकिन उस पे भी टाइपराइटर हम लोगों ने लिया है, वो ऐड नहीं किया, तो ऐड करेंगे परचेज ऑफ टाइपराइटर। परचेज ऑफ टाइपराइटर, ठीक है। तो कितने का टाइपराइटर परचेज किया हम लोगों ने? 40,000 का, ठीक है। तो फिर मेरे पास अभी टोटल ऑफिस इक्विपमेंट कितना हो गया है? 2 लाख का। अब इस पे मुझे डेप्रिसिएशन लगाना है एट द रेट ऑफ 15%, तो ये कितना हो जाएगा? 2 लाख का 15% 30,000, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लाख माइनस 30,000 मतलब 1,70,000, तो डेप्रिसिएशन 2 लाख पे लगेगा टाइपराइटर का। सॉरी, टाइपराइटर तो मेरा 2 लाख का नहीं है, टाइपराइटर तो मेरा, मतलब इसको हम क्या बोले, ऑफिस इक्विपमेंट बोल देते हैं। 2 लाख पे 15%,
30,000। इसको डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट लिख देते हैं टाइपराइटर की जगह, है ना, सिर्फ टाइपराइटर तो नहीं है, इंक्लूडिंग टाइपराइटर है, ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है। अच्छा, अब ये 14,000 का, ये सॉरी 40,000 का टाइपराइटर मुझे यहां से लेस करना है, लेस परचेज ऑफ टाइपराइटर, T/R कर दिया, W wrongly एडिट। तो टाइपराइटर है मेरा कितने का, 40,000। तो ये जितना आएगा एडजस्ट करके। अच्छा, फिर मोटर कार है जिसपे 20% डेप्रिसिएशन लगाना है, ठीक है, मोटर कार पे 20%, तो एट द रेट ऑफ 20%, तो 2 लाख का 20% कितना होगा, 40,000, तो 1,60,000। That पे 20%, 40,000। अच्छा, टोटल डेप्रिसिएशन फिर कितना हो जाएगा, 30, 30, 60, 60, 40, 1,20,000, ठीक है। जगह नहीं होने के कारण इस तरीके से किया, अदरवाइज अलग अलग लिखना ही चाहिए कि टू डेप्रिसिएशन ऑन दिस वन ऐसे करके, तो लिख लेते हैं टू डेप्रिसिएशन बोल के लिख देते हैं और वर्किंग नोट नंबर 1 दे देते हैं, तो यहां से पता चल जाएगा कि मेरा किस तरीके से टोटल डेप्रिसिएशन 1,20,000 आया हुआ है, ठीक है, 1,20,000। अच्छा, तो ये एडजस्टमेंट जो पॉइंट नंबर 1 था ये पूरा डन, ठीक है। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक 4,40,000 ट्रेडिंग में और बैलेंस शीट में, बाई क्लोजिंग स्टॉक 4,40,000 और यहाँ पर बैलेंस शीट में यहाँ लिख रही हूँ क्लोजिंग स्टॉक 4,40,000 हो गया, दो जगह पे एडजस्टमेंट। सेकंड भी हो गया, 2 months गो डाउन रेंट इज आउटस्टैंडिंग, ठीक है, तो देखते हैं कितना होगा, वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है। तो देखो, रेंट जो है गिवन इन ट्रायल बैलेंस, ये दिया हुआ है हमें कितना, यहाँ पर लिखा है ना, वहां से देख के पता कर सकते हैं, 55,000। अगर 2 months का रेंट हम लोगों ने बाकी रखा है, तो ये 55,000 जो है ये कितने मंथ का होगा, क्योंकि क्वेश्चन हमें बोल रखा है कि रेंट आउटस्टैंडिंग है फॉर 2 months। तो इसका मतलब ये जो 55,000 रेंट गिवन दिख रहा है ट्रायल बैलेंस में कि इतना रेंट पे हुआ है, तभी तो वो ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, तो ये कितने मंथ का होगा, अगर 2 महीने का बाकी है तो ये कितने मंथ का होगा, 10 मास है, 10 मंथ, 10 मंथ्स, ठीक है। तो हमें पीएल में कितने का दिखाना चाहिए, फॉर 12 मंथ्स दिखाना चाहिए। तो अगर ये 55 10 मंथ्स का है तो फिर बाकी 2 मंथ्स का कितना हो जाएगा, 55 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो पर मंथ, इंटू 2 करेंगे तो 2 मंथ्स का हो जाएगा, तो कितना होगा, बहुत अच्छे को मैम 11,000। 11, ठीक है। तो ये आउटस्टैंडिंग है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 66,000, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट 11,000 यहाँ दिखेगा, क्रेडिटर के नीचे लिख दे, दो जगह पे दिखेगा ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट 11,000, ये दो जगह पे एडजस्ट होगा, और पीएल में आउटस्टैंडिंग रेंट ऐड करके दिखाना पड़ेगा, ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट 11,000, तो ये हो जाएगा 66,000। अच्छा, ये हो गया। फिर इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ 12%। अच्छा, देख लेते ये भी वर्किंग नोट बना, वर्किंग नोट नंबर 3। तो इंटरेस्ट ऑन लोन 11 मंथ का हम लोगों ने कैलकुलेट किया था ना, 11 मंथ का कितना होना चाहिए, तो 11/12 हो जाएगा, और कितना परसेंट है, 12%, और लोन का अमाउंट कितना है, बैलेंस शीट पे लिखा हुआ है, देखते हैं 3 लाख, तो 3 लाख पे 12% करके 1 साल का
डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो एक महीने का, इंटू 11 करेंगे तो 11 मंथ का, क्योंकि उस साल में 11 मंथ के लिए इंटरेस्ट ड्यू होगा। तो कितना हो रहा है टोटल इंटरेस्ट? बारो बारो कितने गलो 33,000। 33,000 इंटरेस्ट हो रहा है लोन का, बट हम लोगों ने कितना लोन का इंटरेस्ट दिया है? 27,000। तो बाकी आउटस्टैंडिंग कर दिया है, तो आउटस्टैंडिंग कितना हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अगर टोटल मेरा होना चाहिए 33,000, तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना हुआ? 27 माइनस 33 करके बताओ कितना होता है? 6,000। ठीक है 6,000। तो अभी ये यहाँ पर भी आएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। ये लोन अमाउंट के साथ ऐड करके भी लिख सकते हैं हम लोग, अलग से भी दिखा सकते हैं, ये दो जगह पे एडजस्ट हो गया। अच्छा फिर उसके बाद, अच्छा ये सब में ना वर्किंग नोट नंबर लिख देना पड़ेगा, अभी हम उतना नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, जब एग्जाम में करोगे तो लिख लेना। फिर फोर्थ नंबर पे आते हैं, यहाँ पर बोल रहा है प्रोविजन क्रिएट करना है 5% ऑन डेटर। तो इसका तो बिना क्रिएट किए ही कोई भी ये हम बना सकते हैं। यहाँ पर 5% क्रिएट करना है, तो 8,60,000 का 5% कितना होगा? ऊपर लिख लेता हूँ, बोलो कत 8,60,000 5%। मैम 43,000। 43,000 ठीक है। अच्छा एट द रेट ऑफ 5% 43,000, तो माइनस करने के बाद कितना हो रहा है? 8,17,000। अच्छा 8,17,000, और ये हमें करेंटली 43,000 प्रोविजन क्रिएट करना है, जबकि हमारे पास ऑलरेडी 30,000 उस अकाउंट में बना हुआ है। तो अभी हमें कितना पीएल से कितना लेना पड़ेगा? 43 क्रिएट करने के लिए पीएल से कितना ड्रॉ करना पड़ेगा? क्रिएट 43 ही करेंगे, बट मेरे पास ऑलरेडी 30 है, तो पीएल से कितना लेना पड़ेगा? 43 से कम लेने से ही चलेगा। कितना कम ले, मतलब कितना लेना पड़ेगा? 30,000 कम लेना पड़ेगा। तो लेना कितना है? 13,000। बोलो समझ में आया ना ये वाला? हाँ मैम। ठीक है, फिर इसके बाद ये इंश्योरेंस प्रीमियम, ये वाला देख लो, लास्ट जो पॉइंट है इस क्वेश्चन का, वर्किंग नोट नंबर 4, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस जो है वो गिवन इन ट्रायल बैलेंस कितना दिखा रहा है? देखो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है कि हम लोगों ने कितने का इंश्योरेंस पे किया है, यहाँ पर दिख रहा है देखो 55,000। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 55,000। अच्छा अब ये 55,000 कितने समय का हम लोगों ने पे किया है वो दिखाते हैं। अच्छा इसमें और एक एडजस्टमेंट भी है, बोल रहे इसमें पर्सनल 40,000 का खर्चा इंक्लूडेड है, तो वो तो लेस होगा। पर्सनल एक्सपेंसेस 40,000, ये तो कैपिटल से ड्रॉ होना चाहिए। तो 15,000 का खर्चा जो है ये मेरा पीएल में आना चाहिए, ठीक है। ये 40,000 पर्सनल खर्चा है, तो ये मेरे कैपिटल से लेस होना चाहिए। तो हम यहाँ पर दिखा दें इंश्योरेंस प्रीमियम कैपिटल से लेस हो जाए, लेस इंश्योरेंस प्रीमियम 40,000, ठीक है। अच्छा अब देखो दो जगह पे एडजस्ट होना चाहिए, तो पीएल में भी एडजस्ट हो रहा है। कैसे? मैंने 55 से 40 लेस कर दिया, तो ये वर्किंग नोट जो बना रहे हैं ना, ये एक्चुअली पीएल में पूरा दिखाना चाहिए। अगर चाहे तो करके यहाँ दिखा सकते हैं लेस पर्सनल एक्सपेंसेस बोल के, बट वहां ना उतना जगह नहीं होगा, इसीलिए हम वहां नहीं कर रहे हैं। तो 15,000 मेरा यहाँ आ गया। अच्छा अब ये 15,000 का खर्चा मेरे कितने समय का पे किया हुआ है देखो, तो ये समय हम दिखाते हैं। यहाँ पर बोल रहा है 1/4/21 से लेके 1/4/21 से लेके 30th June 2022 तक का मेरा पेड है, ठीक है। तो बोलो ये कितने मंथ का दिख रहा है ये खर्चा, ये 15,000 वाला? अप्रैल से लेके जून नेक्स्ट ईयर का जून 22 तक कितना मंथ होता है? मैम 15 मास हो गए। हाँ लेकिन मुझे कितने मंथ का दिखाना चाहिए? हमेशा 12 मंथ्स का। तो मुझे ये 15,000 दिखाने से नहीं चलेगा, मुझे 12 मंथ्स का दिखाना है। तो मुझे 12 मंथ्स का दिखाने के लिए यहाँ से 3 मंथ्स का लेस करना पड़ेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रीपेड। प्रीपेड इंश्योरेंस। तो 15,000 अगर 15 महीने का है, तो फिर 3 महीने का कितना है? मैम 8 into 3/12। 3 बाई तीन। पौने रो हाँ। पहले 3,000
तो ये 15 महीने का था, मैंने 3 महीने का यहाँ से डिडक्ट कर लिया, तो मेरा कितना बच जाएगा 12,000। तो ये पूरा ना मेरा पीएल में अगर जगह हो ना, तो ये पूरा वहां पर हम लोग दिखा सकते हैं, तो 2 बार एडजस्टमेंट समझ में आएगा कि हर एक चीज का 2 बार एडजस्टमेंट। जैसे प्रीपेड, देखो ये वाला कैपिटल से लेस हुआ, ये वाला मेरा जो है एसेट साइड में चला जाएगा, ये लाइबिलिटी साइड में चला गया। अरे अगेन ये दो मेरा पीएल में भी जा रहा है, लेकिन पीएल में दिखाने का जगह नहीं है, तो इस वजह से हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। और वर्किंग नोट नंबर 4 बोल के हम 12,000 यहाँ दिखा देंगे डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ इतना सारा जगह नहीं होगा। तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली वर्किंग नोट नंबर 4 लिख दिया कि क्या एडजस्टमेंट किया, और यहाँ पर मैंने डायरेक्टली 12,000 लिख दिया। अगर जगह होता तो वो पूरा यहाँ पर हम दिखा देते, क्योंकि मेरा जगह रखने का पोजीशन कम ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो यहाँ प्रीपेड इंश्योरेंस ये लिख लेते हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस 3,000। ठीक है, और वो 40,000 तो पहले ही कर दिया, तो मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया। अब एक एक करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये सेल्स का कितना आ रहा है, इधर ऐड। সেলস হচ্ছে 22,44,000। 22,44,000, ठीक है। और ये ऐड करने से 26 तो हो, 80। 26,84,000। हाँ, और ये जीपी अच्छा, ম্যাম परचेज तो निकालना पड़ेगा। পারচেসটা আছে 13,34,000। अच्छा, ये এইটা বের করতে হবে, জিপিটা। ম্যাম 7,18,000 আসছে। 7,18,000, হ্যাঁ ঠিক আছে। 7,18,000 বাই জিপি, 7,18,000। तो 7,30,to 33,34 होगा मेरे हिसाब से, 7,34,000। तो ये डेप्रिसिएशन हम इधर लिख देते हैं, नहीं तो कैलकुलेशन करके नेट प्रॉफिट नहीं लिख पाएंगे। बोलो कत করে। ম্যাম এটা আসছে 1,73,000। 1,73,000 एट नेट प्रॉफिट 1,73,000। तो ये कैलकुलेट करके कितना आएगा, 1,60,000 और 1,7 मतलब 13,000। 13 ऐड हो जाएगा तो 2 और 1 3, 16,33,000 ये वाला है। बाकी ऐड करना पड़ेगा, 3,19,33 सब ऐड करने से। ट्वेंटी 3,80,000 इधर आ रहा है, उधर भी आने से हो जाएगा। माइनस करो तो 5,70,000, 1,80,000, 170, 160,
8 লাখ 7 ওদিকে টাইম আসছে। আসছে 2380। হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা, ये वाला 13। अच्छा, इसमें मुझे क्या करना है, इसमें बोलना है कि कौन सा मेरा जो है, ये देखो इसमें मुझे क्या बताना है पता है, नीचे नहीं, यहाँ नहीं बताया। अच्छा, इसमें traders profit limited account for the includes the following information: depreciation, bad debt, increase in provision, liability for tax। अच्छा, लेकिन इसका बताना क्या था मुझे, मेरे हिसाब से ये बताना है कि कौन सा प्रोविजन होगा और कौन सा नहीं होगा, शायद ये बताना है। एक सेकंड। वो जो बताना है ना वो कट गया है, बोल रहा है कि प्रोविजन में क्या ट्रांसफर होगा, रिजर्व में क्या होगा, और प्रोविजन या रिजर्व में किसी में भी नहीं जाएगा, इसका आंसर हमें बताना है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, प्रोविजन किसे बोलते हैं वो हम लिख के दिखा देते हैं। ठीक है, मतलब वैसे भी ये हमें थियोरिटिकली पूछ लेता है, डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व वो बना वो लिखवा देते हैं, फिर ये क्वेश्चन पूछेंगे, डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व, डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व। तो यहाँ पर प्रोविजन और रिजर्व, तो देखो प्रोविजन का मीनिंग हम लिख रहे हैं एक एक और बताते जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रोविजन में लिखेंगे इट इज क्रिएटेड टू नोन लाइबिलिटी, और इट इज क्रिएटेड टू मीट, इट इज क्रिएटेड टू मीट अननोन लाइबिलिटी। मतलब ये हो गया, देखो हम लोग जब प्रोविजन क्रिएट करते हैं तो किस वजह से करते हैं हमें पता होता है, जैसे कि देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो डेटर के लिए प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, तो डेटर के लिए प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं। तो जब भी हम लोग प्रोविजन क्रिएट करते हैं हमें पता होता है कि हम लोग क्यों प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं, किस बात के लिए प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं, किस लाइबिलिटी को फ्यूचर में पे ऑफ करने के लिए प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं। बट जब रिजर्व क्रिएट करते हैं तो हमें ये नहीं पता होता है कि हम लोग किस पर्पस के लिए ये रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं, करके रख रहे हैं, फ्यूचर में जिस भी पर्पस पे ये जरूरत होगा उस पर्पस पे यूज कर लेंगे। जैसे मान लो कि एक जगह पे पैसा जमा कर रहे हो कि मुझे कार खरीदना है, ठीक है, तो वो हो गया प्रोविजन। लेकिन एक जगह पे पैसा जमा कर रहे हो, पता नहीं किस काम में आए, बट जमा कर रहे हो पता नहीं कब किस काम में आ जाए, कोई बीमार पड़ जाए, कुछ खरीदना पड़ जाए, कुछ घर पे ऑकेशन हो जाए उस पर जरूरत पड़े, कुछ हमें नया घर खरीदना पड़े, हमें नहीं पता किस पर्पस के लिए कर रहे हैं, बट कर रहे हैं, जब जहां जरूरत होगा यूज कर लेंगे, तो वो होता है रिजर्व। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखेंगे नेसेसिटी, मतलब क्या जरूरत है प्रोविजन या रिजर्व क्रिएट करने का, तो प्रोविजन क्रिएट करना तो एक लीगल नेसेसिटी है, नेसेसिटी। ठीक है, लीगल नेसेसिटी मींस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब ये प्रॉफिट के अगेंस्ट में हम लोग चार्ज करते हैं, मतलब प्रोविजन हम लोग कहाँ से क्रिएट करते हैं, हमारी बिजनेस के प्रॉफिट से क्रिएट करते हैं, और ये एक लीगल नेसेसिटी है, मतलब लीगली ये जरूरी है करना। ठीक है, तो और प्रोविजन क्रिएट करने का बेनिफिट भी होता है, देखो प्रॉफिट कम होता है तो हमारा टैक्स लाइबिलिटी भी कम हो जाता है। लेकिन रिजर्व क्रिएट करना कोई लीगल नेसेसिटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा तो कोई पर्पस होता नहीं, पर्टिकुलर पर्पस नहीं होता रिजर्व क्रिएट करने का। तो ये हम लोग अपने मन से कर सकते हैं, अगर मेरे पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट है तो हम पैसा सेविंग्स कर रहे हैं, मान लो मेरा घर पे खर्चा वर्चा पे करने के बाद मेरे पास इतना पैसा बच जाता है कि हम सोच रहे पता नहीं फ्यूचर में कब कहाँ काम आ जाए, हम सेविंग्स करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये रिजर्व ऐसे सेविंग्स की तरह है। अब देखो सेविंग्स करना है कि नहीं करना है वो तो देखो मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, कि मेरे पास अगर अवेलेबिलिटी है तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, तो ये वॉलेंटरी होता है, अपना मर्जी है। ठीक है, वॉलेंटरी मीन्स एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट से हम लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे मान लो मेरे
पास जो प्रॉफिट आ रहा है, हम सोच रहे हैं उसमें से मान लो मेरा प्रॉफिट होता है 100 रुपए एग्जाम्पल, अब मुझे लग रहा है ना हम ना 10 रुपए बचा के रखेंगे, तो ये हो गया मेरा प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन करना, मतलब उसे सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट, हम 90 रुपीज खर्चा करेंगे, 10 रुपए बचा के रखेंगे, तो ये हो गया एप्रोप्रिएशन। अब ये मेरा मर्जी है, ठीक है, कि हम कितना करें। अच्छा, अब ये मेरा वॉलेंटरी है, हम चाहे तो पूरा 100 ही यूज कर सकते हैं, 10 रुपए का चाहे तो रिजर्व क्रिएट करें ना करें, मेरा मर्जी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव या फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? द ऑब्जेक्ट इज टू प्रोवाइड फॉर, ये हम लोग नॉर्मली क्या क्या ऑब्जेक्ट लेके करते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डाउटफुल डेप्ट, ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, ये तो मैंने पूरा बताया ही था, हम लोग डेटर का जो लाइबिलिटी है वो पे करने के लिए करते हैं, एंड अदर स्पेसिफिक लाइबिलिटी। तो हमेशा जब भी प्रोविजन क्रिएट होगा ना, तो तुम लोग देखना कि उसके आगे एक नाम रहेगा कि प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट, तो नाम होता है, तो नाम है तो क्या हो गया स्पेसिफिक, कि उस नाम का लाइबिलिटी है, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि किसी स्पेसिफिक लाइबिलिटी जो फ्यूचर में होने वाला है उसे पे करने का, बट इसका ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं है। द ऑब्जेक्टिव is to give strength the financial position of business, financial फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, ठीक है। अगर मेरे पास सेविंग्स है, सोचो पहले अपना इंडिविजुअल तरीके से सोचो, मेरे पास सेविंग्स है तो मुझे खुद को स्ट्रांग लगेगा, भाई मेरे पास ना ये पैसा बचा हुआ है, पड़ा हुआ है, मैंने सेविंग्स कर रखा है, बैंक में करके रखो, एफडी करके रखो, कुछ भी करके रखो, ठीक है। तो वैसे ही अगर किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास रिजर्व है तो वो उसका स्ट्रेंथ होता है। अब वो स्ट्रेंथ दिखता कहाँ है? वो दिखता है बैलेंस शीट में, क्योंकि रिजर्व बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। तो वही बोल रहा है, फाइनेंशियल पोजीशन का स्ट्रेंथ बताता है। अगर किसी के पास रिजर्व है मतलब उसका बिजनेस अच्छा खासा चलता है कि वो रिजर्व भी करके रख रहा है। फिर होगा इन्वेस्टमेंट आउटसाइड द बिजनेस, आउटसाइड द बिजनेस, प्रोविजन आर, provisions are never invested outside the बिजनेस, ठीक है। तो प्रोविजंस का जो अमाउंट है ना, वो जिस पर्पस के लिए बना हुआ है उसी में हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी और जगह पे या बिजनेस के बाहर इस पैसे को काम में नहीं लगा सकते हैं। लेकिन हम लोग अपना रिजर्व का पैसा हम लोग कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, आउट ऑफ बिजनेस भी यूज कर सकते हैं। तो रिजर्व में भी इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस। फिर नेक्स्ट लिखेंगे शो, ये कहाँ दिखाया जाता है प्रोविजन? तो प्रोविजन कहाँ दिखाया जाता है? इट इज आइदर shown on asset side by way of deduction from asset for which it is created। ठीक है, तो ये हम लोग एसेट साइड में दिखाते हैं माइनस करके, जैसे देखो डेटर से माइनस करके दिखाते प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है। तो वही बोला, इट इज आइदर सोन ऑन एसेट साइड बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम एसेट फॉर व्हिच इट इज क्रिएटेड। तो हम लोगों ने डेटर के लिए क्रिएट किया था तो डेटर से लेस करके दिखाते हैं, और ये हम लोग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में दिखाते हैं रिजर्व। इट इज शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड under the head रिजर्व एंड सरप्लस। ये कंपनी अकाउंट्स में जो है हमें बहुत आसानी से दिख जाता है, रिजर्व सरप्लस के हेड में रहता है। फिर यूटिलाइजेशन फॉर डिविडेंड, यूटिलाइजेशन फॉर डिविडेंड, अगर हम लोग शेयर होल्डर को डिविडेंड बांटना चाहते हैं, डिविडेंड देना चाहते हैं, तो हम लोग किसका यूज करेंगे? ऑब्वियसली रिजर्व का, क्योंकि रिजर्व को कहीं पर भी यूज किया जाता है, बट प्रोविजन जिस पर्पस के लिए बना है उसी पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो प्रोविजन कभी भी
डिविडेंड पे करने के काम नहीं आता. इट कांट बी यूटिलाइज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन as dividend among shareholders. It can be utilized for distribution as डिविडेंड among शेयरहोल्डर. ठीक है. अच्छा, अब हम लोग को ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसके आगे भी ना एक क्वेश्चन है, इसमें एक और क्वेश्चन ऐड होगा जो नहीं दिख रहा है एक्चुअली. ये 12 के बाद दूसरा एक 13 नंबर है, उसके बाद ये जो क्वेश्चन अभी मैंने करने का सोचा है ये 14 है. ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में ऐड कर देंगे, नो इशू. अभी ये कर लेते, कर रहे हैं तो हम लोग को ये बताना है, ये जो 5 पॉइंट्स हमें दिख रहा है इसमें से कौन सा, वो भी पूरा लिखा हुआ यहाँ पर जो है नहीं आया, वो कट गया. ठीक है, हम उसको भी ऐड ऑन कर देंगे. हम ये बता देते करना क्या है. ये जो 5 आइटम दिख रहा है इसमें से हमें ये बताना है कि कौन सा आइटम प्रोविजन में जाएगा, कौन सा रिजर्व में जाएगा, और कौन सा ना तो रिलेटेड टू प्रोविजन है ना तो रिलेटेड टू रिजर्व है. ये हमें बताना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पर हम इलास्ट्रेशन 14 ही दे देते हैं एक बार, क्योंकि यहाँ 13 दूसरा क्वेश्चन ऐड होकर ये 14th नंबर में आएगा. ठीक है, तो इसीलिए अभी से हम 14 इसे देख के रख रहे हैं. तो यहाँ पर ट्रांसफर टू प्रोविजन में कौन कौन सा जाएगा ये हमें बताना है. ऐसा पूछा है क्वेश्चन में. ट्रांसफर टू रिजर्व में क्या क्या जाएगा ये हमें बताना है. और नॉट रिलेटेड टू प्रोविजन नॉर रिजर्व कौन सा होगा ये बताना. ठीक है, जैसे पहला पॉइंट नंबर 1 ये है डेप्रिसिएशन. तो डेप्रिसिएशन जो है वो कहां पर जाएगा. डेप्रिसिएशन का जो पॉइंट है ये हम लोग का रिजर्व में जाएगा, प्रोविजन में जाएगा, या फिर नॉट रिलेटेड टू प्रोविजन नॉर रिजर्व. ना तो ये प्रोविजन में जाएगा ना तो रिजर्व में, प्रोविजन में जाएगा. तो ये पॉइंट 1 यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, फिर पॉइंट 2 में बोला है बैड डेप्ट. तो बैड डेप्ट राइट ऑफ बोला है. ठीक है, बैड डेप्ट राइट ऑफ हम लोग जो कर रहे हैं ये हम लोग का कहां पर जाएगा. बैड डेप्ट राइट ऑफ का मतलब हमें पता है इतना बैड डेप्ट हो गया, वो हम लोग हटा रहे हैं अपने डेटर से. तो क्या होगा, वो प्रोविजन है, रिजर्व है, या ना तो प्रोविजन ना तो रिजर्व है. मैम बैड डेट रिटर्न अप का मतलब होता है कि डेटर्स हमको पैसे दे दिया. नहीं, बैड डेप्ट राइट ऑफ का मतलब होता है कि मुझे पता चल गया कि इतना मेरा बैड डेप्ट है, तो हम उतना डेटर से राइट ऑफ कर रहे हैं, मतलब हटा रहे हैं, डिडक्ट कर रहे हैं. মানে 21,000 আমার ব্যাড ডেপ্ট হয়েছে, আমি জেনে গেছি, এবার আমি ওটাকে মাইনাস করে দিচ্ছি আমার ডেটার থেকে. রাইট অফ করার মানে হচ্ছে সরিয়ে দেয়া. তুমি রিজার্ভ থেকে যাবেন. না, আমি তো রিজার্ভ ক্রিয়েট করছি না. ব্যাড ডেপ্ট আমার কি হবে, ব্যাড ডেট মানে আমার লায়াবিলিটি. লস. ব্যাড ডেপ্ট কি করে লায়াবিলিটি হবে, লস না. লস. তাহলে এটা কি হবে, প্রভিশনে যাবে না রিজার্ভে যাবে না নট রিলেটেড টু প্রভিশন নট রিজার্ভ হবে. তাহলে नॉट रिलेटेड टू द प्रोविजन है जाएगा. बैड डेप्ट बोला है, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट अलग होता है कि मुझे शक है कि इतना मेरा लॉस हो सकता है, ये तो कंफर्म है, मुझे पता चल गया लॉस, अब ये मुझे राइट ऑफ करना है, मतलब मेरे डेटा से, मतलब जो फर्दर बैड डेप्ट बोल के लेस करते हो वैसा है. इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट को 18,000 से बढ़ाना है. ये तो मुझे लैंग्वेज ही बोल रहा है कि ये कहाँ पर जाना चाहिए. ये प्रोविजन ऑलरेडी है, मुझे इतना बढ़ाने के लिए बोला है, तो ये ट्रांसफर टू प्रोविजन में ही जाएगा. इसमें तो हमें कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं था. रिटेन्ड प्रॉफिट फॉर द ईयर. रिटेन्ड प्रॉफिट का मतलब पता है, जो प्रॉफिट हम लोगों को इस साल के लिए रख देना है, मतलब हमारे प्रॉफिट का हिस्सा, वो क्या होता है. प्रोविजन. प्रॉफिट क्या, प्रॉफिट हम लोग का प्रोविजन होता है. মানে ওটা সরিয়ে রাখছি তো সরিয়ে ওটাকে আমি প্রফিটটা কি ফিউচারে লাইবিলিটি পে করার জন্য সরিয়ে রাখি, তাহলে প্রভিশন হবে না ম্যাম. ওটা তাহলে রিজার্ভ হয়ে যেতে পারে, রিজার্ভ হবে. হ্যাঁ, রিজার্ভ. তো প্রফিট তো আমার রিজার্ভ, আমি মানে এটা আমার রিটেন প্রফিট, রিজার্ভ সারপ্লাসের আন্ডারে কোম্পানি অ্যাকাউন্টসে লিখি না আমরা. হ্যাঁ ম্যাম.
রিজার্ভ সারপ্লাসের আন্ডারে কি কি আছে? ক্যাপিটাল রিজার্ভ, রেভিনিউ রিজার্ভ, প্রফিট, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, कत की আছে? लाइबिलिटी फॉर टैक्स, टैक्स को पे करने के लिए मतलब टैक्स का लाइबिलिटी 4000, तो लाइबिलिटी पे करना है, तो टैक्स तो हमारा कैसे पे होता है? हम लोग टैक्स कैसे पे करते हैं बोलो? पहले से टैक्स का क्या बना लेते हैं? प्रोविजन, हाँ मैम। है ना? हाँ उसके बाद तो पे करते हैं, तो ये कहाँ पर जाएगा? तो प्रोविजन है जाएगा। ये हम लोग का 5th नंबर में चला जाएगा, तो ये 5th नंबर में होगा। ये एमसीक्यू कर लेते हैं, ये हो जाएगा, ठीक है। एमसीक्यू कर लेते, ट्रू फॉल्स ज्यादा है वो बाद में। इट डेबिट टू एन अकाउंट में बोल रहा है कि अगर हम लोग किसी अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं तो फिर क्या होगा? एक्सपेंस बढ़ेगा, एसेट बढ़ेगा, डिक्रीज एंड एसेट, इंक्रीज लाइबिलिटी। दिख रहा है? देखो मुझे बताओ क्या आंसर है। किसी अकाउंट को डेबिट करने का मतलब क्या होता है? डेबिट, गोल्डन रूल, कुछ भी सोचो क्या होगा? मैम इंक्रीज एक्सपेंसेस होगा। डेबिट करने से इंक्रीज एक्सपेंसेस होगा, तो ऑप्शन ए सही है, ठीक है। 1 का ऑप्शन है, अच्छा लिख के दिखा। हाँ 1 का ऑप्शन है, ठीक है। फिर बोल रहा है प्री पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, मतलब प्रीपेड कर दिया, विल अपीयर इन बैलेंस शीट एंड इन द इंश्योरेंस अकाउंट रेस्पेक्टिवली एज बोल रहा है कि अगर हम लोगों ने प्रीपेड किया है तो फिर वो हम लोगों का बैलेंस शीट और जो है इसमें इंश्योरेंस अकाउंट में कैसे दिखेगा, बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा, पहले ये सोच लो फिर ऑप्शन देख लेना। बोलो अगर हम लोगों ने प्रीपेड किया तो वो बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा? एसेट के तौर पे या लाइबिलिटी के तौर पे? एसेट, तो फिर ऑप्शन ए तो नहीं होगा, वो लिखा हुआ है लाइबिलिटी। फिर देखो एसेट, तो एसेट के हिसाब से 2 आंसर है, बी और सी। तो बी और सी में से कौन सा होगा? एसेट और डेबिट बैलेंस, एसेट और क्रेडिट बैलेंस, कौन सा सही है? प्रीपेड किया है इंश्योरेंस अकाउंट में, फिर क्या होगा? मैम ইন্স্যুরেন্স অ্যাকাউন্ট থেকে ওটা লেস যাবে আর ওখানে তাহলে আমার ল্যাঙ্গুয়েজটা কি হবে? অ্যাসেট और डेबिट बैलेंस, एसेट और क्रेडिट बैलेंस। मैम सी হবে মনে হয়। सी होगा, एसेट और क्रेडिट बैलेंस होगा ना। फिर 3rd नंबर, इंश्योरेंस अकाउंट क्रेडिट, मतलब देखो इंश्योरेंस तो वैसे खर्चा है, डेबिट है, हम लोग उससे लेस करेंगे ना प्रीपेड अमाउंट, तो बोल रहे हैं उतने से लेस करने का मतलब क्या होगा? उतने से इंश्योरेंस क्रेडिट होगा। ग्रॉस प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन, बोलो, सेल्स परचेज, सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ सेल, सेल्स एंड टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब बोल रहा है, तो बोलो, मैंने डिटेल्स में इसीलिए सब करना है। सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स है। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। 3 का बी हो जाएगा, सही बात। 4th नंबर, पेमेंट मेड टू ए क्रेडिटर सब्जेक्ट टू कैश डिस्काउंट, अगर हम लोगों ने क्रेडिटर को पे किया और उसने मुझे कैश डिस्काउंट दिया है तो मेरा क्या होगा? रिड्यूस लाइबिलिटी and reduce an asset and add to expense, reduce liability, add to an asset and add to revenue, reduce asset, reduce a liability and add to revenue। क्या कौन सा सही है बोलो? इस सिचुएशन में मेरा क्या क्या होगा? देखो अगर हम पे कर रहे हैं क्रेडिटर को तो मेरा क्या क्या, मेरा लाइबिलिटी क्या होगा बोलो? लाइबिलिटी रिड्यूस, एसेट, एसेट भी तो रिड्यूस होगा, पैसा दे रहे हैं ना, एसेट भी तो रिड्यूस होगा। और डिस्काउंट मिल रहा है तो मेरा प्रॉफिट में वो क्रेडिट होगा, पीएल में लिखते हैं ना बाय डिस्काउंट रिसिप्ट। तो फिर मेरा प्रॉफिट में क्या हो जाएगा? ऐड होगा, तो बोलो इसमें से कौन सा सही है? ए, रिड्यूस लाइबिलिटी, रिड्यूस एसेट, ऐड टू एक्सपेंस बोलेंगे, एक्सपेंस ऐड होगा ना, एक्सपेंस মানে তো ডেবিট সাইডে যাবে, এই দুটো ঠিক আছে, অ্যাড টু এক্সপেন্স তো হবে না, আমি তো এটা লিখেছি প্রফিট, প্রফিট মানে ক্রেডিট সাইডে যাবে, তাহলে কি হবে? অ্যাড টু রেভিনিউ। হ্যাঁ তাহলে কোনটা ঠিক আছে? এটা সি আছে। सी सी है ना। हाँ अच्छा 5th नंबर पे चलते हैं, बोल रहा है कस्टमर रिटर्न गुड्स ऑलरेडी चार्ज टू हिम, वी शुड
डेबिट इज अकाउंट, क्रेडिट इज अकाउंट, मेक नो एंट्री ऑन इज अकाउंट। तो मतलब सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न होने से डेटर का अकाउंट को हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर के अकाउंट को, कस्टमर मतलब डेटर, डेटर कम हो जाएगा। अगर मुझे सेल्स रिटर्न कर दिया है तो मेरा सेल कम हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, हम डेटर কমে যাবে। তাহলে কমে গেলে কি হয়, ডেবিট না ক্রেডিট? ক্রেডিট হিজ অ্যাকাউন্ট। क्रेडिट হবে। अच्छा, डेटर बढ़ने से डेटर टू सेल होता है, जब रिटर्न होगा तो सेल्स रिटर्न टू डेटर। कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन, कैपिटल किन चीजों का डिफरेंस है, एसेट लाइबिलिटी, सेल्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इनकम एक्सपेंसेस। क्या বলতে পারবেন না? আরে এই তো, এই যেখানে যে ব্যালেন্স শিট, এই পুরো অ্যাসেট থেকে ক্যাপিটাল তো ব্যালেন্স শিটে থাকে, এই পুরো এই অ্যামাউন্টটার থেকে যদি এই দিকের এই অ্যামাউন্টটা লেস করে দাও তাহলে ক্যাপিটাল পাবে না, এই ইনক্লুডিং এইটা, হ্যাঁ ম্যাম। তাহলে ক্যাপিটাল কি হয়, অ্যাসেট মাইনাস টোটাল অ্যাসেট মাইনাস কারেন্ট লাইবিলিটি করলেই তো ক্যাপিটাল আসে। এখানে অতটা ডিটেলসে বলেনি, বাট যেটা বলেছে আমরা সেই হিসেবেই আনসার দেব। তো 6th এর আনসার আমাদের কি হয়ে গেল, एसेट एंड, हाँ, एसेट्स और लाइबिलिटी। 7th नंबर पे चलते हैं। 7th नंबर पे बोला है द कैपिटल ऑफ सोल ट्रेडर वुड चार्ज एज अ रिजल्ट ऑफ ए क्रेडिटर बीइंग पेड हिज अकाउंट बाय चेक, ए रॉ मटेरियल बीइंग परचेज्ड ऑन क्रेडिट, वेजेस बीइंग पेड इन कैश। बोल रहा है कि एक सोल प्रोप्राइटर या सोल ट्रेडर है, वुड चेंज एज अ रिजल्ट, उसका कैपिटल कब चेंज हो सकता है, एक क्रेडिटर बीइंग पेड हिज अकाउंट बाय चेक, अगर क्रेडिटर को हम लोगों ने चेक में पे किया, रॉ मटेरियल परचेस किया है क्रेडिट में, वेजेस को पे किया है कैश में, कब इनका कैपिटल चेंज हो सकता है। कैपिटल कब चेंज होगा, कैपिटल में तो प्रॉफिट जुड़ा हुआ रहता है, जहां प्रॉफिट का यूज होगा वहां चेंज होगा ना। ক্রেডিটার মানে এটা এ হবে ম্যাম। क्रेडिटर बीइंग पेड हिज अकाउंट बाय चेक, और बोला है ये तो होगा नहीं, देखो ये क्रेडिट में हुआ है तो इसमें तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्रेडिट में हम लोगों ने रॉ मटेरियल परचेस किया है तो फिर कैपिटल में तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि हम लोग पेमेंट भी नहीं कर रहे। फिर बोल रहे हैं वेजेस बीइंग पेड इन कैश, हम लोग वेजेस दे रहे हैं कैश में, और ये बोल रहे हैं क्रेडिटर बीइंग पेड इज अकाउंट बाय चेक, चेक का मतलब बैंक के थ्रू से। तो बोलो कैपिटल में सीधा इम्पैक्ट कौन से वाले पॉइंट से आए, ক্যাপিটাল তো এ মনে হচ্ছে, কারণ এ ট্রেডার বিং পেড হিজ অ্যাকাউন্ট বাই চেক, এটাই মনে হচ্ছে। তাহলে वेजेसও তো পে হচ্ছে, তাহলে ওটা কেন হবে, আমি যদি ক্রেডিটরকে পে করি আর वेजेस के पे করি মানে লেবারকে পে করি, দুটোই তো আমার খরচা, दोनों ही तो मेरा खर्चा है। लेकिन कैपिटल में इम्पैक्ट कैसे आएगा बोलो, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा कैपिटल जो है वो इम्पैक्टफुल होगा। क्रेडिटर को अगर हम लोग चेक में पे करेंगे तो क्रेडिटर मेरा क्या होगा, कम ম্যাম होगा, এটা हाँ मैम। बैंक भी कम होगा। रॉ मटेरियल अगर क्रेडिट में परचेस कर रहे हैं तो क्रेडिटर बढ़ेगा और स्टॉक बढ़ेगा। वेजेस को कैश में पे कर रहे हैं तो वेजेस पे कर रहे हैं तो फिर क्या होगा बोलो, मेरा कैश कम होगा, और वेजेस को पे कर रहे हैं तो फिर मेरा कैपिटल में चेंजेस कब आएगा बोलो, तो वेजेस को पे कर रहे हैं। तो ये बोल रहा आंसर तो बोला है सी होना चाहिए, चेक वाला नहीं लिया है। अच्छा देखते हैं, ये मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, एक सेकंड हम देख सोच के बताते हैं एक मिनट, ठीक है। तब तक 8th नंबर वाला बताओ, डिक्रीज इन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट वुड रिजल्ट इन, बोल रहा है डाउटफुल डेब्ट का अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा, इससे क्या होगा, अगर मेरा पीबीडीटी का वैल्यू कम हो रहा है तो इससे क्या होगा, लाइबिलिटी बढ़ रहा है, वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा, नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। আমার যদি পিবিডিটি কম হয়ে যায় তাহলে আমার কি কিসে চেঞ্জেস হবে, ইনক্রিজ ইন নেট প্রফিট হবে। इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट। देखो लाइबिलिटी तो कम हो रहा है ना, डाउटफुल डेब्ट कम, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो करेंट लाइबिलिटी करेंट एसेट का तो कोई बात नहीं है, तो इसका मतलब मेरा नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा क्योंकि मुझे पीबीडीटी कम क्रिएट करना है, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। तो 8th का आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, 8th का आंसर सी हो जाएगा।
9th नंबर पे देखते हैं, बोल रहा है ए कंपनी विशेस टू अर्न ए 20% प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेलिंग प्राइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉफिट मार्कअप ऑन कॉस्ट। तो मैंने सिखाया था ना, वैसे करना है। देखो 20% ऑन सेल प्राइस अगर है तो मुझे पूछ रहा है तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस कितना होगा ये हमें बताना है। तो मैंने बोला था सेलिंग प्राइस पे 20% मतलब 20/100, इसको शॉर्टकट कर लो तो 1/5, तो 1 रुपीज प्रॉफिट, 5 रुपीज सेलिंग प्राइस। तो फिर उसके हिसाब से प्रॉफिट ऑन कॉस्ट का मतलब प्रॉफिट बाय कॉस्ट, तो प्रॉफिट 1 तो कॉस्ट कितना होगा, 1 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे, 5 रुपए का सेल प्राइस है, तो फिर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना होगा। 1/4। 4, तो 1/4, 1/4 इंटू 100 कर दो, कितना परसेंट, वही आंसर हो जाएगा। मुझे तो परसेंटेज ही पूछा है। 25। 25%, तो ऑप्शन 9 का 25 देखते हैं है कि नहीं, होना चाहिए। हाँ है, बी। 9th का आंसर हम लोग का बी हो जाएगा। फिर 10, 11 और 12, बस ये तीन है। 10th नंबर का बोला है इफ सेल 2000 एंड द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 25%, देन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हमें सेल्स बता दिया, सेल्स वैल्यू है 2000, तो मुझे सीओजीएस पूछा है, तो सीओजीएस कैसे निकलता है, सेल वैल्यू माइनस प्रॉफिट करोगे तो सीओजीएस निकल के आ जाएगा। तो प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, तो मुझे सेल के ऊपर प्रॉफिट निकालना है क्योंकि मुझे सेल डेटा दिया हुआ है, तो इसके ऊपर प्रॉफिट बाय सेल लगा लेंगे। तो प्रॉफिट बाय कॉस्ट पता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, प्रॉफिट बाय कॉस्ट, तो 25/100 यानी 1/4। तो 1 रुपीज प्रॉफिट जब 4 रुपए कॉस्ट, तो 1 रुपीज प्रॉफिट, तब प्रॉफिट ऑन सेल कितना हो जाएगा, सेल कितना होगा, 4 रुपए अगर कॉस्ट है। हाँ बोलो। 1/5 হবে। 1/5, तो 1/5 करने से कितना हो जाएगा, 400। तो ये 400 माइनस कर दो 2000 से, तो कितना आ जाएगा, 1600। 1600। तो ये हो जाएगा 10th का मेरा सी। ठीक है। अच्छा 11th नंबर पे चलते हैं। सेल फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022 amounted 10 lakh. Sales includes goods sold to Mr. A 50,000 at a profit of 20% on cost. Such goods still lying in the godown at the buyer's risk. Therefore, such goods should be treated as a part of. अच्छा, तो हम लोगों ने गुड्स बेचा है टोटल पूरे एक साल में 10 लाख का, जिसमें से मिस्टर ए को 50,000 का बेचा है, जिसमें प्रॉफिट कमाया हम लोगों ने 20% ऑन कॉस्ट। बट ये गुड्स बायर मतलब मिस्टर ए ने बोला आपके गोडाउन में रख दो, उनके रिस्क के अकॉर्डिंग पड़ा हुआ है हमारे गोडाउन में। तो इस गुड्स को हमें कैसे ट्रीट करना चाहिए, सेल हो गया ये ट्रीट करना चाहिए, या फिर हमारे पास पड़ा हुआ क्लोजिंग इन्वेंट्री है ये ट्रीट करना चाहिए, या गुड्स इन ट्रांजिट ट्रीट करना चाहिए, कि गुड्स जो रास्ते में इन ट्रांजिट में, मतलब ना तो मेरे पास है ना तो उनके पास है, रास्ते में है, इन ट्रांजिट में, कौन सा आंसर सही है। तो ये देखो ये सेल कर दिया है, बायर ने अपने मन से मेरे यहाँ पर रख रखा है, मतलब इनके गोडाउन में रख रखा है, तो हम लोग को क्या ट्रीट करना चाहिए। ये कोई अप्रूवल बेसिस का सेल नहीं है, नॉर्मल सेल्स है, लेकिन जिसको मैंने प्रोडक्ट बेचा है वो बोला है आपके पास ही सामान रहने दो, तो क्या मुझे उस प्रोडक्ट का सेल को सेल माने, या फिर मेरे पास पड़ा हुआ स्टॉक माने, या फिर गुड्स इन ट्रांजिट। देखो इन ट्रांजिट तो कभी नहीं हो सकता है, इन ट्रांजिट का मतलब रास्ते में है, ना तो मेरे पास है ना तो मिस्टर ए के पास है, तो ये तो नहीं हो सकता है। अब दो ऑप्शन है, सेल और क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो मेरे पास जो गुड्स पड़ा हुआ है अगर उसका कंफर्मेशन है कि वो मेरा सेल हुआ ही है, तो फिर उसको हम क्लोजिंग इन्वेंट्री क्यों माने, तब सेल मानेंगे। और अगर मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है कि वो मेरा सेल होगा कि नहीं होगा, तब मुझे क्लोजिंग इन्वेंट्री मानना चाहिए। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस में तो हम लोगों ने यही सीखा। तो बोलो क्या आंसर होगा। सेल হবে। सेल होगा, 11 का ए हो जाएगा। ठीक है। और 12th नंबर में बोला सेल्स रेवेन्यू 4 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3,10,000, एक्सपेंसेस 60,000, ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा। मैम ट्रेडिंग में B9। B90,000, ठीक। देखो ट्रेडिंग में जो जाएगा वही होगा ना, मेरा 4 लाख का सेल है, 3,10,000 का मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, तो फिर मेरा 90,000 होगा। और अगर कोई 60,000 लेस कर देगा गलत हो जाएगा। एक्सपेंसेस जब कुछ नहीं बोला है, तो मैंने बार बार बोला है, तो वो पीएल का एक्सपेंसेस मानना चाहिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, हम लोग नहीं मान सकते। अगर ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता तब फिर ये 3,10,000 प्लस 60 करने के बाद माइनस करके हमें आंसर, तब मेरा आंसर ए होता। ठीक है। तो अभी मेरा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया, बट 7th वाला बाकी रह गया, कोई बात नहीं, 7th वाला कंफर्म करके बताएंगे। ठीक है कि उसका सही आंसर क्या होना चाहिए।
ठीक है, अभी भी बाकी है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू मैम। बाय मैम।